हेलो, वेलकम बैक टू विशाल्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे और कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे जो काफ़ी आवश्यक होता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज ये चैप्टर है और टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो जैसा डिफिनेशन आप लोगों को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जब कोई पदार्थ अकेले मतलब एकल पदार्थ या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, उसके साथ मिलकर अभिक्रिया करके जो एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह क्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें एकल पदार्थ या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर एक पदार्थ जो है भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का अगर निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आशा आप इस परिभाषा को समझ रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे साधारणतः जो भोजन पकाते हैं, जैसे मान लीजिए घर में जो सब्जियां बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। कच्ची सब्जियां जो है वो मसालों के साथ मिक्स की जाती है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। ऐसे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हमारे समक्ष आते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के होते हैं। तो खैर, हम जो बुक से संबंधित उदाहरणों पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के पॉइंट की ओर। नोट्स मैंने यहाँ आपको दिया गया है, नोट्स पर ध्यान दें। सबसे पहला, एक रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः जो एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, उसका जो LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। LHS साइड में, अर्थात एक समीकरण में बाएं साइड जितने भी पदार्थ है वो सभी के सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और RHS में दाईं साइड जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। दूसरा अब प्रश्न यह उठता है कि अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है? तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक जो है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो अभिकारक कहलाते हैं। अर्थात वो पदार्थ जो आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो आपस में मिलने वाले ही पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको साधारणतः यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन O2, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? CO2। तो ये हो गया अभिकारक। कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये दोनों के आपस में मिलने से क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है ना। तो ये आपस में मिल रहे हैं, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ कौन है? ये। तो इसलिए क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और ये क्या है? अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, तो यह क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। आशा आप इसे समझ गए होंगे। तो अभिकारक किसे कहेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनकी अभिक्रियाएँ होती हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग उत्पाद कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था परिभाषा, अगर आप ध्यान रखें, इस परिभाषा को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद में, उसके गुणधर्म अभिकारक के गुणधर्म से, जो अभिकारक के गुणधर्म होते हैं उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। आप याद रखें। जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपके सामने जो है उदाहरण लिया जैसे 1 मिनट, जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया कार्बन प्लस O2, है ना। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाए? CO2। क्या बनाए? CO2। तो देखिए क्या है, ये है ज्वलनशील पदार्थ। कार्बन जो है, कार्बन यौगिक जैसे बहुत सारे कार्बन युक्त पदार्थ जो है, जैसे सामान्यतः जैसे हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, है ना, ईंधन का जो प्रयोग करते हैं ना, कार्बन होता है, तो वो कहीं ना कहीं ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, परंतु CO2 जो है वो क्या करता है? बुझाने में उपयोगी होता है, आग को बुझाने में उपयोगी होता
है। तो ये सामान्य रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके गुणधर्म जो है वो इन दोनों के गुणधर्म से क्या हुए, भिन्न हो गए, है ना। तो उत्पाद के गुणधर्म क्या हो गए, अभिकारक के गुणधर्मों से पूर्णतः भिन्न हो गए, है ना। तो यही रासायनिक अभिक्रिया की मूल परिभाषा होती है, ठीक है। तो अर्थात उत्पाद जो बनेंगे उसके जो गुणधर्म होंगे वो पूर्णतः अभिकारक के जो पदार्थ होंगे, है ना, उनसे भिन्न होंगे। तो यहीं पर जो है ये तीसरा बिंदु था, अभिक्रिया के उपरांत उत्पन्न उत्पाद के गुणधर्म जो है अभिकारक के गुणधर्मों से पूर्णतः क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, है ना, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला उदाहरण हमारे सामने क्या है कि जब मैग्नीशियम, ये आपके बुक की क्रियाकलाप 1 है, साइंस के बुक के क्रियाकलाप 1 है। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन किया जाता है तो यह क्या होता है, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। अर्थात जब हम किसी मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो वो किस ज्वाला के साथ जलेगा, श्वेत ज्वाला के साथ। किस ज्वाला के साथ जलेगा, श्वेत ज्वाला के साथ। किस ज्वाला के साथ जलेगा, तो श्वेत ज्वाला के साथ जलेगा, है ना। और उसके बाद क्या है, या जब ज्वाला दहन की क्रिया संपन्न होगी तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इसका रंग कैसा होगा, तो ये सफ़ेद चूर्ण होगा। कैसा होगा, सफ़ेद चूर्ण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम फिगर को देखकर भी समझेंगे। अभी पहले हम लोग अभिक्रिया हम लोग फिगर को देखते हैं किस प्रकार से जो है कहा जा रहा। तो आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पर, है ना, चित्र जो है 1.1। ये मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। आप यहाँ ध्यान दें, चिमटे की सहायता से जो ये मैग्नीशियम का रिबन है यहाँ पर इसे पकड़ा गया है और ये बर्नर है जिससे दहन क्रिया की जा रही है मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पर, आप फिर से देखें, यहाँ जो है आप क्या देख सकते हैं, अब देखिए आप, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये चिमटा से जो है वो मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ा गया है। ये मैग्नीशियम रिबन है, ये बर्नर है जिसकी सहायता से जो है मैग्नीशियम के रिबन को जो है जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे एक वाच गिलास लिया गया है ना, ये वाच गिलास है और इसमें जो अब सफ़ेद चूर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, पाउडर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यह फिगर आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से आ जाएंगे, ये मार्क कर देगा, यहाँ ए दे देगा, है ना, या यहाँ पर फिर जो है इसको मार्क करके इसको बी दे देगा। तो आपको ए और बी के नाम बताने हैं और इस चित्र में होने वाली रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से समझे। तो फिगर आपको समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम के रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति, चूँकि हवा में दहन किया जा रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जा रहा है। तो मैग्नीशियम Mg, है ना, और ऑक्सीजन O से अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात MgO बनेगा, है ना। हम लोग देखते हैं समीकरण को, अगर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो हवा में उपस्थित होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। आप देखिए यहाँ पर जो है इसका संकेत जो है दिया गया है, कंकाली समीकरण। ये तो मैंने बैलेंस कर दिया, ऐसे संतुलित कर दिया है। कंकाली समीकरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए Mg है, मैग्नीशियम है, और O2 है, ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद थी। तो हवा की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आप लोगों ने 9th क्लास में रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर भी सूत्र का जो निर्माण होता है वो उसी बेसिस पे होता है, आप उसे अच्छे से ध्यान रखें, है ना। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S दिया हुआ है, G लिखा हुआ है, फिर यहाँ S लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा गया है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं। S फॉर सॉलिड मतलब ठोस, G फॉर गैस, गैसीय अवस्था को, और S फॉर सॉलिड अर्थात Mg जो है वो सॉलिड स्टेट में है, अर्थात मैग्नीशियम यहाँ ठोस अवस्था में। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा वो रिबन था, तो रिबन क्या होगा, ठोस होगा। तो मैग्नीशियम क्या है, ठोस अवस्था में। O2 ऑक्सीजन के ब्रैकेट में लिखा हुआ G यानी कि गैस, अर्थात जो ऑक्सीजन वो क्या है, गैसीय अवस्था में है। वायु में ऑक्सीजन किस रूप में मौजूद होती है,
तो गैसीय अवस्था में मौजूद होती है, इसलिए O2 के ब्रैकेट में G लिखा गया है। अब यहाँ जो है MgO प्राप्त हो रहा है, तो हमने अभी देखा था फिगर में जो वाच ग्लास के में जो है चूर्ण थे, श्वेत चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण जो थे वो क्या थे, रवेदार होंगे, तो वो ठोस अवस्था है, इसलिए यहाँ MgO के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। आशा है आप इसे समझ रहे होंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ और संकेत जो होते, तो आप इस फिगर में जो है इस वीडियो के इस भाग में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि S अगर लिखा हुआ रहता है किसी भी रासायनिक समीकरण के सूत्र के ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड है, ठीक, ठोस अवस्था में है वो जो पदार्थ है। L लिखा हुआ है तो मतलब क्या, लिक्विड, द्रव अवस्था में है वो जो भी पदार्थ लिया जाता है समीकरण में। अगर G लिखा हुआ है तो गैसीय अवस्था में है वो, है ना। और अगर AQ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AQ, तो एक्वस अर्थात जलीय घोल अवस्था में है। इसे आप अच्छे से समझिए, AQ और लिक्विड, इसमें आपको डिफरेंस याद रखना होगा। जैसे हम सिर्फ पानी लेते हैं, है ना, पानी अगर जल लेते हैं तो वो लिक्विड है, H2O अगर लिखा जाता है तो, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, अगर H2 जैसे हम लोग लेते हैं तो वो क्या है, जल है, तो जल क्या हो गया, पूर्णतः लिक्विड हो गया। लेकिन अगर आप जो है जल में मान लीजिए, जल में आप क्या कर दे, थोड़ी सी चीनी या नमक घोल दे, थोड़ी सी नमक या चीनी घोल दे, तो जो आपको घोल प्राप्त होगा वो AQ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो घोल हमें प्राप्त होगा वो AQ लिखा जाता है। आगे के उदाहरण में आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के उदाहरण की ओर, है ना। अगला उदाहरण क्या है, लेड नाइट्रेट, है ना। देखिए ध्यान दें कि अगले उदाहरण में क्या कहा जा रहा है कि जब एक परख नली में लेड नाइट्रेट PbNO3, है ना, लेड नाइट्रेट का घोल लेकर, क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट का घोल, अर्थात लेड नाइट्रेट जो है एक लिक्विड में मिक्स है ना, तो घोल लेकर उसमें जो है क्या किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, जिसको के फॉर पोटेशियम, है ना, आई फॉर आयोडीन होता है, ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो क्या होगा, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप जो है बनता है। चलिए हम लोग समीकरण को देखते हैं, है ना। समीकरण में क्या देखिए आप अगर समीकरण को ध्यान दें तो लेड नाइट्रेट जो है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। पोटेशियम आयोडाइड का घोल देखें तो यह भी रंगहीन होता है। लेकिन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। और ये लेड आयोडाइड कैसा होता है, तो पीला अवक्षेप होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर जो है सूत्र समीकरण को लिखा हुआ है सूत्रों की सहायता से, है ना, उनके जो संकेत होते हैं, तो लेड नाइट्रेट Ki, है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है AQ, क्या लिखा हुआ है, AQ, है ना। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न में बोला था कि लेड नाइट्रेट का घोल, है ना, मिलाया जाता है और ये PbNO3, है ना, 2, हम लोग ये संतुलन की क्रिया है। तो PbNO3 का होल 2 जब हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो गया, ये पोटेशियम, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है, सॉरी ये लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पर Ki, है ना। तो ये पोटेशियम आयोडाइड जो है AQ जलीय घोल है और यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 का होल 2, है ना। तो यह जो है इनकी जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर आप देखिए फिर से कि इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि AQ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AQ लिखा गया है यहाँ पर, है ना, देख पा रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो किस में, जलीय घोल के रूप में है। और यहाँ लेड नाइट्रेट जो है वो भी जलीय घोल के रूप में है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, इन दोनों की अभिक्रिया के उपरांत जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है ना, जो क्या है, AQ है, अर्थात जलीय घोल है ना। और क्या बनता है, तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और ये लेड आयोडाइड क्या होगा, सॉलिड होगा, ठोस अवस्था का होगा, है ना। और ये किस रंग का होगा, तो पीला होगा, कैसा होगा, पीला होगा। बहुत से रासायनिक समीकरणों में आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसके रंग के बारे में, तो आप इन समीकरणों को अच्छे से
समझे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा उदाहरण आपकी स्क्रीन पे है कि जब एक परख नली में बैरियम क्लोराइड, एक परख नली में क्या है, बैरियम क्लोराइड का घोल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या लिया जा रहा है, बैरियम क्लोराइड, और कौन सा घोल मिलाया जा रहा है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, मिलाया जाता है। तो बैरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। बैरियम क्लोराइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड और बैरियम सल्फेट का निर्माण होता है। और ये बैरियम सल्फेट कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ एक शब्द आता है तनु, है ना। तो तनु का क्या अर्थ है, तनु का अर्थ होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कम मात्रा, यह भी एक्वस होगा, अर्थात ऐसा घोल है, ये ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल की मात्रा क्या है, कम है। एक होता है सांद्र, सांद्र में क्या होता है कि जो भी पदार्थ है उसकी मात्रा उसमें अधिक है। और तनु का अर्थ होता है कि उसमें पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्थ क्या हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो घोल में कम है, जो घोल लिया गया है उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम है, इसीलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उससे लिखा गया है। तो चलिए अब इसके संकेत जो है कंकाली समीकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो कंकाली समीकरण में देखिए आप क्या देख सकते हैं, ये कंकाली नहीं है, क्योंकि मैंने इसे संतुलित कर दिया है। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो उसी को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये संतुलित हो चुके हैं। देखिए तो बैरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, ये कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। बैरियम क्लोराइड कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। अब ध्यान दें, बैरियम क्लोराइड क्या होगा, रंगहीन होगा। ये बैरियम क्लोराइड है और AQ लिखा गया, अर्थात ये क्या है, एक जलीय घोल है। क्या है, एक जलीय घोल है। ठीक है, अब देखिए आप फिर क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 के बगल में भी AQ लिखा गया है, तो यह भी एक तरह का जलीय घोल है, एक्वस सॉल्यूशन है ये, है ना। अब फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, है ना, HCl। ठीक है, ये भी क्या है, AQ है, अर्थात ये भी क्या है, जलीय घोल प्राप्त होता है। बैरियम सल्फेट, है ना, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, बैरियम सल्फेट और ब्रैकेट में S, मतलब ये क्या है, ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होगा अभिक्रिया के बाद। और इसका रंग कैसा होगा, तो श्वेत होगा। रंग कैसा होगा, श्वेत होगा, है ना। आशा है आप तीसरे उदाहरण को भी समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की और, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे उदाहरण को। आप ध्यान दें, जो चौथा उदाहरण है वह क्या है, एक फिगर है जो आपके बुक का चित्र 1.2 है। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में फिगर वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे A और B मार्क कर देगा, आपको नाम बताना है, और कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए भी बोला जाता है। खैर हम लोग देखते हैं इस फिगर में। तो इस फिगर में आप क्या देख सकते हैं कि इसमें दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है ना। तो आप देखिए सबसे पहले शंक्वाकार फ्लास्क, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, शंक्वाकार फ्लास्क है। ठीक है, इस शंक्वाकार फ्लास्क में क्या लिया गया है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। तनु, अभी मैंने तनु के बारे में बताया था, अर्थात ये क्या है, कम अम्लीय है। और दानेदार जिंक जो है, जस्ता, हिंदी में जिंक को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दानेदार जो है जस्ते को डाला गया है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, जिंक जो है वो रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है, तो यह क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इस चित्र को आप हमेशा याद रखिए, ऊपर वाले भाग को कॉर्क कहते हैं। ये कांच की नली ली गई है जिससे गैस बाहर निकलेगी, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। आशा आप इसे समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके समीकरण की ओर कि किस प्रकार से इसके समीकरण जो है उपयोगी होते हैं। समीकरण को समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप ध्यान दें, चौथे उदाहरण जैसे मैंने आपको चित्र में समझाया
जब एक शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के टुकड़े को लेकर, है ना, उसमें क्या डाला जाए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए, मिलाया जाए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी हमने चित्र में देखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, है ना, को मिलाया जाए तो जिंक के टुकड़े के पास बुलबुले दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। आशा है आप इसे समझ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके समीकरण को, समीकरण से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इसके समीकरण को। आप यहाँ ध्यान दें, मैंने दोनों को, जैसा कि अभी मैं जो उदाहरण नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है उसमें जैसा लिखा हुआ था, बुक का ये है, बुक के में जो आपका दर्शाया गया फिगर में, उसके लिए ये समीकरण है ना। अब देखिए जिंक जो है वो एस अर्थात सॉलिड अवस्था में थे, जिंक के दाने, जिंक को इन्हें जस्ता बोलते, जस्ते के दाने फिगर में लिखे गए थे, है ना, को क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में अर्थात AQ, मतलब जलीय घोल है ये, है ना, इसमें मिलाया जाता है। तो क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है, क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है, जलीय घोल ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये मुक्त हो जाता है, तो H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है, इसलिए देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है G, है ना, और ये अप एरो मतलब ये क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। जैसे आपने फिगर में देखा था कि जो शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया था, है ना, शंक्वाकार फ्लास्क जो लिया गया था, ऊपर से एक नली ली गई थी, जहाँ से क्या हो रहा था, जहाँ से H2 बाहर की ओर जा रहा था। आशा आप इसे समझ रहे होंगे, है ना। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी ऐसे ही लागू होगा। जब आपके बुक में तो ये दिया गया है H2SO4 जो बुक है उसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जिंक है जो कि सॉलिड अवस्था में था, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हम लोग, है ना, इसके साथ जब इसको, जैसा फिगर हम लोगों ने देखा था कि क्या एक शंक्वाकार फ्लास्क में क्या लिया गया था, जिंक के कुछ दानों को लिया गया था, उसमें H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया, है ना। तो क्या हुआ कि ये अभिक्रिया की है, अभिक्रिया करने के बाद क्या हो गया कि जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया, जो एक्वस होगा, जलीय घोल होगा, अर्थात वो उसी घोल में मिला हुआ रहेगा, और ये जो H2 है हाइड्रोजन, यह मुक्त हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन गैस बनता है। और ये देखिए ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, अर्थात G ये गैस है, और अप एरो का मतलब क्या है कि ये बाहर निकलेगा। आशा है आप सभी समीकरणों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये 4 उदाहरण थे, और मैंने जो उसके जो सांकेतिक समीकरणों को भी लिखा यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपके साथ साझा किया हुआ है। आशा है आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ऊपर जो 4 उदाहरण आप पढ़े, उसके आधार पर जो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, कि कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे, है ना। तो आपको समझना है पहले अच्छे से, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। तो क्या है, अवस्था में परिवर्तन। तो जैसा कि पहला बिंदु आप देख सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में कक्षा 8 में पढ़ा होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन जो है उस समय हम लोग पढ़ते थे कि भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ अवस्था में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो जैसा पहले अभी हम लोगों ने पहला उदाहरण देखा रासायनिक अभिक्रिया का, मैग्नीशियम के फीते को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीते को, Mg को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, MgO। देखिए यह संतुलित नहीं, तो एक अंकाली समीकरण है। तो जो MgO बना, तो यहाँ पर क्या हुआ, अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, मैग्नीशियम क्या था, तो सॉलिड स्टेट में था, और ऑक्सीजन क्या था, तो गैसीय अवस्था में था, और Mg हमको क्या प्राप्त हुआ, तो सॉलिड अवस्था में प्राप्त हुआ, है ना। तो मैग्नीशियम ठोस था, ऑक्सीजन गैस था, लेकिन दोनों के संयोजन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड स्टेट मिल रहा है ना। तो ठोस अवस्था में, तो ये कहने का मतलब है कि एक अभिक्रिया के बाद, जो अभिक्रिया होने के बाद अगर अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। यह स्पष्ट है, रंग में अगर परिवर्तन आता है तो वो क्या क्या होगा, अगर रंग में परिवर्तन आता है तो वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया
होगा। आशा है कि कोई इसे ये समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। रंग में परिवर्तन तभी आते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। गैस का उत्सर्जन, तीसरा क्या है, गैस का उत्सर्जन। तीसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा गैस का उत्सर्जन। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभी जो चौथा उदाहरण हम लोगों ने देखा है ना, जिंक वाला, उसमें क्या था, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, है ना। तो गैस जब उत्पन्न होता है किसी अभिक्रिया में तो इसका मतलब वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तापमान में परिवर्तन से अर्थात जैसे ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर ऊष्मा अगर निकले, है ना, तापमान बढ़ जाए अचानक से अभिक्रिया होने के बाद बिना ताप दिए, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग क्या कहेंगे कि जो अभिक्रिया हुई है वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। वो क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जो अगला है पांचवा बिंदु, वो क्या है, अवक्षेप का बनना। क्या है, अवक्षेप का बनना। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो तीसरा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था, बेरियम क्लोराइड के घोल में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला रहे थे तो क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट बन रहा था। क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा था। तो ये बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट जो है वो एक अवक्षेप है, जो श्वेत रंग का अवक्षेप होता था। तो अवक्षेप का अगर कुछ निर्माण होता है ना, तो वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अवक्षेप में मान लीजिए सामान्यतः जैसे आप लकड़ी जलाते हैं, क्या जलाते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी क्या होती है, कार्बन की होती है ना। इसके अवक्षेप के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, तो कालिख। आपने देखा होगा जहाँ पर लकड़ी जो जलाई जाती है वहाँ पर कालिख जो है होता है, वो क्या है, एक तरह का अवक्षेप है। वो क्या होता है, एक तरह का अवक्षेप होता है। या तो जैसे कम ऑक्सीजन आपूर्ति वाले ईंधन में जब किसी बर्तन को चढ़ाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बर्तन जो है वो काली हो जाती है। तो वो जो कालिख होता है बर्तन पे, वो भी क्या होता है, अवक्षेप होता है। ये सभी अवक्षेपन क्या दर्शाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अर्थात अवस्था में परिवर्तन, अगर कोई अभिक्रिया हो और अवस्था में परिवर्तन हो, जैसा कि अभी मैंने समझाया, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन हो तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर गैस अगर उससे उत्पन्न होता है तो वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन होता है, अर्थात ऊष्मा देती है, तापमान अचानक से बढ़ जाता है, तो वह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और अवक्षेप का अगर निर्माण होता है तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इन आधार पर हम लोग निर्धारित करेंगे कि कोई समय कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके अगले वीडियो में जो है हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है ना, और कंकाली समीकरण वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, ताकि वो इस लॉकडाउन की अवधि में वो भी अपने अध्ययन को जो है वो सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अपने सहपाठियों को भी आप वीडियोस के लिंक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।